Welcome back, my dear students of grade 7. In the last video, we have started our first chapter of history, that is where, when and how. In that video, we have studied about the introduction of history and the introduction of medieval period and about the glimpse of the past. And today's video, we will study about the geographical features and how the geographical features of India impact the history of India and the major historical development during the medieval period. Let us start today's work. Impact of geographical features on Indian history. In this part, we will study about the history and the geographical feature, how they are interrelated, means geographical features, how these geographical features means location of any country, mountains, plateaus, plain areas, ocean, sea, how they affect the history of any country we will study in this part. First of all, look at these maps. These are the two maps of different years. First is 1154 CE and this is of 1720 CE, but both the maps are different. दोनों मैप में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं नज़र आ रही, क्योंकि दोनों जो बनाए गए मैप हैं उसके जो कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग द मैप्स, दोनों अलग अलग हैं, कार्टोग्राफर्स अलग अलग हैं, जिस कारण से दोनों मैप में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है. देयर इज़ नो सिमिलैरिटी इन दिस मैप एज अ साइंस ऑफ कार्टोग्राफी वाज डिफरेंट इन दिस टू पीरियड्स. दोनों पीरियड्स में जो कार्टोग्राफी है मीन्स साइंस ऑफ मेकिंग मैप, दोनों अलग अलग हैं, जिस कारण से ये दोनों मैप एक जैसे नज़र नहीं आते हैं. The map first is of 1154 CE and second map is of 1720 CE. The second map was used by the European traders and sailors. Second map को यूरोप के जो ट्रेडर्स थे और सेलर्स थे उन्होंने यूज़ किया था इंडिया में पहुंचने के लिए, ताकि वो इंडिया के बारे में और जानकारी ले सकें. Chronological and geographical locations are the two most important features in forming the history of a country. Chronology means when we study all the events according to the time, that is known as chronology. And geographical means उनकी geography, land के ऊपर उसकी location क्या है. ये जो दो बातें हैं, मेन बातें हैं, वो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को अफेक्ट करती हैं, उनसे ही किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को बनाया जा सकता है. द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. जो इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन है मीन्स इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स एरिया भी है, प्लेट्यूज हैं, उसके आसपास ओशन है, सी हैं, तो उनकी हेल्प से इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी अफेक्ट हुआ है. उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे कि ये जोग्राफिकल लोकेशन ने इंडिया की हिस्ट्री को कैसे इफ़ेक्ट किया है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा अपनी 6th क्लास में भी स्टडी किया था. फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयस इन द नॉर्थ साइड में हिमालयस माउंटेन है, एक्टेड एज अ बैरियर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स. जो फॉरेन से इन्वेडर्स, जो फॉरेन से कंट्रीज से अटैक करने के लिए या इंडिया में को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते थे, वो इंडिया में आ नहीं सकते. क्यों? हिमालयस बैरियर बनता है उनके अगेंस्ट, रास्ते में रुकावट है, क्योंकि पास्ट में पुराने समय में माउंटेन्स को क्रॉस करना इजी नहीं था. बट द माउंटेन पासिस, पर जो माउंटेन पासिस होते हैं मीन जो माउंटेन्स में नैरो वेज बन जाते हैं, तंग रास्ते बन जाते हैं, जैसे खाइबर एंड बोलन, उनकी हेल्प से ट्रैवलर्स और इन्वेडर्स इंडिया में एंटर किए थ्रू द नॉर्थ वेस्ट साइड की तरफ से.
जिस कारण से वो इंडिया में आए और इंडिया में आकर सेटल हो गए। द रिवर्स इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, इसके अलावा जो नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है जहाँ पर ग्रेट माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स एंड होती हैं, वहाँ से प्लेन एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ पर है रिवर्स बहती हैं। तो उस एरिया में लोगों ने रहना शुरू किया। इन्वेडर्स एंड मैनी सिटीज़ एंड टाउन डेवलप इन दिस प्लेन्स, और उस एरिया में बहुत सी सिटीज़ और नए नए टाउन्स डेवलप हुए विद द हेल्प ऑफ प्लेन एरियाज एंड द रिवर्स विच मेक दैट एरिया fertile. The cities and the towns located on the northern plains, where the Ganga, the Jamuna and other rivers flow, became centers of great significance for many empires. और ये जो प्लेन्स एरिया है जहाँ पर गंगा, जमुना और बहुत सी रिवर्स बहती हैं, जिस कारण से वहाँ पर और भी एम्पायर डेवलप हुई हैं। इन द साउथर्न रीजन, अब साउथ रीजन में विंध्यास एंड सतपुड़ा है। विंध्यास और सतपुड़ा दो माउंटेन रेंजेस हैं। दे आल्सो एक्ट एज ए बैरियर फॉर द इन्वेडर्स, उनके थ्रू भी वहाँ पर कोई भी इन्वेडर्स साउथ साइड में नहीं जा सकता। दे आल्सो एक्ट एज ए बैरियर एंड दे वर ए फ्यू रूलर्स इन द साउथ हु डेवलप देयर ओन यूनिक कल्चर, जिस कारण से जहाँ पर कुछ रूलर्स ही हैं जिन्होंने अपनी डायनेस्टीज डेवलप की हैं और उनका अपना एक कल्चर डेवलप हो गया है। द टेरिटरीज ऑफ द चोलास, द पांड्यास हैड लॉन्ग कोस्ट लाइन्स, देयरफॉर दे डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड एस्टैब्लिश्ड देयर एम्पायर्स अक्रॉस द इंडियन ओशन। तो वहाँ की जो मेन टेरिटरीज हैं वो है चोलास एंड द पांड्यास, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। उनके लिए वहाँ पर एक बहुत लंबी कोस्टल लाइन बन सकती है। कोस्टल लाइन क्या होती है? समुंदर का किनारा बनी है, क्योंकि ये जो चोलास और पांड्यास है ना, केरला और तमिलनाडु जो प्रेजेंट डे है वहाँ पर डेवलप हुई थी। दे डेवलप स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड एस्टेब्लिश देयर एम्पायर अक्रॉस द इंडियन ओशन, तो उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेवी भी डेवलप की और एक बहुत बड़ी एम्पायर एस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल हुए इंडियन ओशन के आसपास बिकॉज ऑफ दिस जोग्राफिकल फीचर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द medieval period. As you know, in the 7th class we are study about the medieval period. एंशियंट पीरियड के बारे में हमने स्टडी किया था 6th क्लास में। एंशियंट पीरियड मीन्स अप टू 600 CE तक, और 600 से लेकर 1700 तक का जो पीरियड है दैट पीरियड इज़ नोन एज medieval पीरियड। उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे अपनी 7th क्लास में। तो medieval पीरियड में कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हुई उनके बारे में एक समरी जान लेते हैं। मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्वेडर्स इन वेरियस फील्ड्स, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इन द medieval पीरियड। जो बाहर से इंडिया में लोग आए उन्होंने पॉलिटिकली, सोशली, सोसाइटी, इकोनॉमिकली हर तरह से चेंजेस लाने की कोशिश की। द इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्ष एंड एस्टेब्लिश देयर एम्पायर्स। जब किंग हर्ष की डेथ हो गई थी उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी इंडिया में, मीन्स कोई भी पावरफुल किंग नहीं था जो पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सके। तो इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा जो बाहर से आने वाले लोग थे उन्होंने उठाया, इसलिए उन्होंने इंडिया में आकर अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। द मेन इन्वेडिंग ट्राइब्स, जो मेन इन्वेडिंग ट्राइब्स है जो इंडिया में आए वो कौन थे? तुर्क, अफगान, पर्शियन एंड मंगोल्स। These invaders, especially the Turk and the Mongols, had a strong impact on the Indian culture and tradition. इनमें से जो तुर्क और मंगोल आए उन्होंने इंडियन कल्चर के ऊपर और उनके जो रीति रिवाज थे उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डाला। मुस्लिम इन्वेडर्स लाइक महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी वर फॉलोड बाय अदर तुर्क who founded the दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा
महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी आए। उसके बाद उनके फॉलोअर्स भी आए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी कौन थे एंड व्हाई दे केम टू इंडिया। नेक्स्ट इज द मुगल्स वर द मोस्ट पावरफुल मंगोल्स रूलर्स who uprooted the rulers of the Delhi Sultanate and gave a kind of political stability to our country for a very long period. इनमें से जो मुगल थे, जो सबसे पावरफुल मंगोल थे, रूलर थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को फिनिश कर दिया, अपरूटेड कर दिया, यानी पूरी तरह से समाप्त कर दिया और एक नई अम्पायर स्टार्ट की थी, दैट इज़ मुगल अम्पायर। और इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मींस पूरे इंडिया पर एक ही एम्पायर का कंट्रोल था, दैट इज़ मुगल, और काफ़ी लंबे समय तक रूल किया था इंडिया में। चेंजेस वर मेड एट द सोशल इकोनॉमिक लेवल। एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर वाज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। सोसाइटी में और इकोनॉमिक लेवल मीन्स उनके कामकाज में भी काफ़ी चेंजेस हुए और एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट हुई। फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया और वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी गई। कास्ट और जातीज एंड सब कास्ट गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में अलग अलग कास्ट और सब कास्ट बननी शुरू हो चुकी थी। पहले जो लोग रहते थे आर्यन थे, तो मेन कौन सी कास्ट थी? सिर्फ 4 कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। अब इसके बाद कास्ट और जाति अलग अलग बननी स्टार्ट हुई और उनके आगे सब कास्ट बननी भी शुरू हो चुकी थी। The invaders brought with them the new ideas like Persian wheels for irrigation and spinning wheel for the weaving clothes. इसके अलावा जो इन्वेडर्स इंडिया में अपने साथ नए नए आइडियाज़ भी लेके आए, जैसे पर्शियन व्हील। अब इरिगेशन मीन्स जो एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स को पानी लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज इरिगेशन। वाटरिंग द प्लांट्स क्रॉप्स, दैट इज़ नोन एज इरिगेशन। तो पर्शियन व्हील का यूज़ होना शुरू हो गया एंड स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग द क्लोथ्स। और कपड़ा बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील एक नई मशीन आ चुकी थी। उसके बारे में अभी हम देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे। The process of the centralization and the regionalization were interdependent and had a great influence on one another. अब ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट सिर्फ एक ही थी या एक ही रूलर था जो पूरी कंट्री पर रूल करता था। एक तो रूलर होता था जो पूरी सेंटर की तरफ से रूल करता था, लॉ बनाता था, और उनकी हेल्प करने के लिए पूरी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि दोनों अलग अलग थे, बोथ आर इंटर डिपेंडेंट। जैसे अगर हम आजकल देखते हैं तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स में उनके अलग अलग गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल में गवर्नमेंट है। तो दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग नहीं है। ऐसा ही उस समय भी रूल था। मेजर डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन हिंदुइज़्म। इसके अलावा हिंदुइज़्म मीन्स हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में भी कुछ चेंजेस आए, लाइक द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट। ये 2 तरह की मूवमेंट स्टार्ट हुई, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। इनका मीनिंग क्या है? वी स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन टू गॉड। डिवोशन टू गॉड मीन्स भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना, एंड लव हारमोनी अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स, और सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना। ये मैसेज भक्ति और सूफी मूवमेंट को फॉलो करने वाले लोगों ने दिया था। तो दीज वर द चेंजेस दैट वर मेड ड्यूरिंग द medieval period, and we will study in detail about these changes in our 7th class. See in this picture, this is the Persian wheel, जिसको एनिमल्स की हेल्प से रन करते थे, और वेल्स मीन्स कुएं से पानी निकाला जाता था और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे। सी वन मोर पिक्चर, दिस इज़ द पर्शियन व्हील एंड दिस इज़ द स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग द क्लोथ्स। इसकी हेल्प से कपड़ा
बुना जाता था, कपड़ा बनाया जाता था फ्रॉम द कॉटन। रुई से कपड़ा बनाया जाता था। That's all for today's lecture. In the next video we will study about the sources of the medieval history. कि medieval histories के कौन कौन से sources हैं जिससे हमें इसके बारे में information मिलती है। I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.